नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। जी हां, उत्तर प्रदेश में क्या सीएम योगी की आंधी चल रही है, योगी आदित्यनाथ की आंधी चल रही है? ये सवाल बहुत ही मुश्किल है। विपक्ष की तरफ से कहा जाएगा कि बिल्कुल नहीं, जबकि बीजेपी की तरफ से कहा जाएगा कि हाँ, योगी की आंधी है और इस बार योगी की बदौलत और मोदी की बदौलत 350 से ऊपर सीटें बीजेपी जीत कर दिखाएगी। लेकिन सवाल है कि कैसे जीतेगी, क्या है रणनीति? पूर्वांचल के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेरा डालने की पूरी तरह से प्लानिंग है सीएम योगी की। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या कुछ साधने की कोशिश कर रहे हैं? कैराना पहुंचकर बाकायदा उन्होंने पलायन का बड़ा मुद्दा उठाया। साथ ही साथ वहां पर आरएलडी भी है, साथ ही साथ वहां पर किसान आंदोलन भी है, साथ ही साथ वहां पर मुस्लिम बहुल इलाके भी हैं। तो कैसे साध पाएगी बीजेपी? और क्या इसी के आधार पर कहा जा सकता है कि योगी की आंधी है? विपक्ष तो नकारेगा, जनता से पूछा जाएगा तो जनता कहेगी अभी कैसे बताऊं, वोट देने के बाद बताऊंगा। समझेंगे, कई तरह के सवाल हैं, कई तरह की क्वेश्चंस, कई तरह की समीकरण, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। तो तमाम पार्टियों के दावे अपने अपने तरीके से सटीक भी लग रहे हैं, लेकिन जनता सबसे बड़ा दावा होती है और जनता जिस पर मुहर लगाती है, दरअसल वही दावे सच साबित होते हैं। इस पूरे मामले पर जो चर्चा करेंगे, कई सवाल जवाब ढूंढेंगे, जानेंगे, समझेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि सीएम योगी शामली और रामपुर दौरे में क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया। आज बाबू हुकुम सिंह जी हमारे बीच में नहीं हैं। मैं उन्हें उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और भाइयों बहनों, इस क्षेत्र के बारे में जो विकास की उनकी सोच थी, विकास की सोच को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कभी प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में रहे इस कैराना कस्बे में ढेर सारी परियोजनाओं के साथ आए हैं। याद करिए, 2017-18 में यहां के नागरिकों ने, यहां की बहनों ने, यहां की बेटियों ने, यहां के प्रमुख व्यापारी और उद्योगपतियों ने एक मांग की थी कि यहां पर पुलिस चौकी का सुदृढ़ीकरण होना चाहिए। हम लोग उस कार्य को पहले ही कर चुके हैं। हमारे जनप्रतिनिधि बराबर इस बात को कहते थे कि यहां पर पीएससी का एक बटालियन होना चाहिए। और भाइयों बहनों, 250 करोड़ रुपए की लागत से पीएससी की इस बटालियन का आधारशिला रखने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। 1278 पीएससी के जवान रहेंगे यहां पर। देश और देश के आन मान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। और हम लोग जब सत्ता में नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे कि इस प्रकार की कायराना हरकतों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और सत्ता में आए तो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य प्रारंभ हुआ। कभी कैराना कस्बे में यहां के व्यापारी और यहां के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले अपराधी आपने विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं कि वो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। धमकी की बात तो दूर, वो सड़कों पर चल सके। और अगर किसी ने दुस्साहस किया, किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया, तो वह गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को बेचते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया गया।
जिन लोगों के लिए वोट बैंक सर्वोपरि है, वे मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को सम्मानित करते थे, वे कैराना के आतताइयों का सम्मान करते थे, क्योंकि उनके लिए वोट बैंक महत्वपूर्ण था। जब मुजफ्फरनगर में 2 निर्दोष नौजवान मारे जाते हैं, तब लोगों को जाति नजर नहीं आ रही थी। जब वहां पर निर्दोष हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे, तब ये जातिवाद की राजनीति करने वाले, तब इनको जाति नजर नहीं आ रही थी। केंद्र में मोदी जी के आने के बाद कश्मीर में धारा 370 कैसे समाप्त हो गई, हमेशा के लिए समाप्त हो गई। 3 तलाक की कुप्रथा को कैसे लगाम लगा दिया गया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं, हमेशा के लिए समाप्त। और यही नहीं, अब तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। अब तो किसी को संदेह रहना ही नहीं चाहिए। भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य अयोध्या में, जो लोग अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर नहीं चाहते थे, जो लोग कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने का विरोध करते थे, भाइयों बहनों, ये लोग कब खुश होते हैं? जब मुजफ्फरनगर में दंगा होता है, जब कैराना से तो चुनावी समर के लिए सीएम योगी पूरी तरह से तैयार हैं। चुनावी हुंकार उन्होंने भर दी है। कई तरह के मुद्दे जो विपक्ष की तरफ से उठाए गए, कई मुद्दे, कई रणनीति जो बीजेपी खुद तैयार कर रही है, कई तरह के मास्टर स्ट्रोक की चर्चा करेंगे कि होगा क्या, पूर्वांचल में क्या कुछ साधा गया बीजेपी की तरफ से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को क्या उसी तरीके से साधा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर चुनौतियाँ थोड़ी अलग तरह की है। चलिए, कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे चर्चा करने के लिए अपने सबसे पहले मेहमानों से आपको रूबरू करा दूं। और इस वक्त जो हमारे साथ जो तमाम मेहमान बने हुए हैं, साक्षी दिवाकर बीजेपी की प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। साक्षी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आस्था तिवारी कांग्रेस की प्रवक्ता, आस्था जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। आज बहुत अच्छा लग रहा है। दरअसल आधी आबादी, हम लोग बार बार कहते हैं ना कि आधी आबादी को प्रतिनिधित्व देने की बात है। कम से कम स्क्रीन पर तो दिख रही है, कम से कम आधी तो नहीं लेकिन फिर भी दिख रही है चीज़ें, ऐसा होता नहीं था। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक रॉय। अभिषेक, बहुत बहुत आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट जी हमारे साथ हैं। भट्ट साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और सर्वजीत मक्कर जी इस वक्त हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन लगता है इस वक्त उनसे संपर्क नहीं हुआ। लेकिन सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट जी के पास जाते हैं। भट्ट साहब, एक बात बताएं, कई तरह के मुद्दे हैं, कई तरह की चुनौतियां, इसके बावजूद बीजेपी का दावा है कि इस बार तो योगी की आंधी चलेगी। लक्ष्य 350 या कहें मिशन 350 को भेदने के लिए योगी ने कमर कस लिया है। ये दावे बीजेपी की तरफ से जमीन पर कितनी दिख रही हैं, मुझे जानना है इस बात को, क्योंकि कांग्रेस के अपने दावे हैं, समाजवादी पार्टी के और भी बड़े दावे हैं। इसके बाद बीएसपी खामोशी के साथ आप कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे पता नहीं किस तरह की रणनीति में पूरी तरह से व्यस्त हैं। मायावती आती हैं और किम जोंग उन की स्टाइल में भाषण पढ़ कर चली जाती हैं, जनता को समझ में आए या ना आए। कम से कम योगी दिख तो रहे हैं जनता के बीच में, अखिलेश यादव दिख तो रहे हैं जनता के बीच में। क्या है दावों की सच्चाई, जरा बताइए सर। देखिए, दावों की सच्चाई को जानने के लिए कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर 2014 का लोकसभा चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव का आप अगर ब्यौरा देखें तो आपको स्थिति बहुत साफ नजर आएगी कि उत्तर प्रदेश की जो जातिगत राजनीति है और जो पूरा समाज भिन्न भिन्न जातियों में बटा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की जो सोशल इंजीनियरिंग की जो चुनावी रणनीति रही है, उसने पूरा मैदान, पूरी राजनीति को एकदम उलट के रख दिया है। और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जिस राजनीति के आधार पर जो
कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के आधार पर पिछले 30 साल से राजनीति कर रही थी, बीजेपी ने उस राजनीति की चूल्हे हिला दी हैं। बीजेपी ने 2014, 17, 19 के चुनाव में गैर यादव, ओबीसी और गैर जाटो दलित पे फोकस किया और इसका परिणाम हमने 3 चुनाव में देखा क्या हुआ 14, 17, 19 में। 2019 में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का अलायंस हुआ। उसके बावजूद भी ये गठबंधन मात्र 15 सीटें जीत पाया। कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली लोकसभा की 2019 में। और बीजेपी ने ये इलेक्शन जीता इसलिए कि उसने इलेक्शन जीतने का जो पॉलिटिकल थ्रेशोल्ड था, जो विक्ट्री का जो पैमाना था, उसको बढ़ाकर 51% किया और बीजेपी को 2019 में लगभग 50% वोट मिले। तो और ये सारे सोशियोलॉजिस्ट का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का एक ही तरीका है, या तो उसके 12% वोट कम किए जाएं। समाजवादी पार्टी को जो मैक्सिमम वोट मिला है यूपी के असेंबली, सवाल तो भट्ट साहब यही है ना कि कम किया जाए, लेकिन कम होगा कैसे? आसान तो है नहीं, आसान तो नहीं। देखिए क्या भट्ट साहब हो क्या रहा है कि मैं देख रहा हूं 2-4-5 महीने से मैं भी बहुत ही ऑब्जर्व कर रहा हूं कि चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में। विपक्ष की तरफ से जब भी कोई बड़ा मुद्दा उठाया जाता है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, किसान, गन्ना किसान, कुछ भी मसला हो, सारे मसले पर सीएम योगी की तरफ से बड़े ऐलान कर दिए जा रहे हैं। चाहे आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ भी प्रलोभन देने की बात हो, लोक लुभावन नारे, उस पर भी बाकायदा उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया। मुझे एक बात समझ में बस नहीं आ रही है कि क्या विपक्ष के मुद्दों पर बड़े ऐलान करने के बाद बीजेपी विपक्ष को पूरी तरह से मुद्दा विहीन करने के लिए सोच रही है, या वाकई में 350 का जो लक्ष्य है उसको भेदने के लिए कुछ अलग तरह की रणनीति है? प्रवक्ता बीजेपी की इस वक्त उनके साथ पास चलेंगे। आ रहे हैं सर, आपके पास आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। थोड़ा सबको वक्त दिया जाए, सबको वक्त दिया जाए सर। एक मिनट सबको वक्त दिया जाए। एक मिनट सर, एक मिनट प्रस्ताव देखिए भट्ट साहब, एक मिनट, सारे लोगों को थोड़ा सा मौका देना है। साक्षी दिवाकर जी, एक बात बताएं, योगी की आंधी पूर्वांचल में अलग अलग योजनाओं के जरिए मोदी भी खूब वहां पर आए, 8 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करके पूर्वांचल को साधने की कोशिश हुई। विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया कि सारी उसी परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास किया जा रहा है, जो हम लोग की तरफ से ऑलरेडी जो है उस पर बहुत बड़ा काम किया जा चुका था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भेदना आसान नहीं है। देखिए एक आंकड़ा तो मेरे पास भी है कि पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जो वोट परसेंटेज मिला था विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में, उससे कहीं ज्यादा 1-2% वोट जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को ज्यादा मिलता रहा है। इस बार क्या आसान है? क्योंकि किसान का मुद्दा है, भले आप किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया आपने, जो है कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी घिरती नजर आ रही है। कैसे निकल पाएंगे आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब बात होती है तो जो हमारा मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, तो हम किसी भी क्षेत्र को पीछे नहीं मान रहे हैं। हम सबके लिए बराबर का कार्य कर रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं। इसीलिए जनता का जो विश्वास है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सबके प्रयास से ये कार्य सफल भी होता नजर आ रहा है। जो भी हमारी योजनाएं हैं हम वो घर घर पहुंचा रहे हैं बिना किसी भेदभाव के। इसलिए अब कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा था, ये होती थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब इस समय जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, सब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हो सकता है वोट किसी को भी दे, लेकिन इस समय सब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सबको पता है कि सबको सम्मान मिल रही है, सुरक्षा मिल रहा है और जो भी योजनाएं उसका लाभ जो मिल रहा है वो सीधे बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है। इसलिए सब हमें समर्थन लगातार कर रहे हैं। कुछ एरिया है जहां पे हमारा वोट बैंक, मैं कहूंगी कि बाकी लोगों का वोट बैंक ज्यादा स्ट्रांग है, परंतु उन लोगों को भी अब पता चल गया है कि सबका साथ सबका विकास अगर कहीं हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकता है। चाहे महिला सुरक्षा की बात करें, चाहे किसान की बात करें, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में बात करें, मेडिकल फील्ड में बात करें या एजुकेशन के सेक्टर में बात करें, हर फील्ड में भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। और जो भी हमारी योजनाएं है, चाहे वो जो बेसिक नेसेसिटी थी, जो 70 वर्षों में आज तक लोगों को मकान नहीं मिल पाए थे, जो दावे, एक मिनट साक्षी, जो दावे आपकी तरफ से किए जा रहे हैं, देखिए बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से भी यही दावे किए जा रहे हैं, लेकिन मैं उन चुनौतियों की बात करना चाहूंगा आपसे जो इस वक्त चुनौतियां हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे विपक्ष की तरफ से क्रिएट किया गया हो, बढ़ाया गया हो, किसी भी तरीके से है तो, और इन्हीं चुनौतियों के आधार पर कई ऐसे ऐलान है बीजेपी की तरफ से जो करना पड़ा। मैं थोड़ी देर के बाद
मैं थोड़ी देर के बाद एक छोटे से ब्रेक के बाद आऊंगा, इसके बाद इस पर और चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। बने रहिए, बस हाजिर होते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है और चुनाव से पहले सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं और बीजेपी के दावे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में 350 का लक्ष्य हासिल करके बीजेपी रहेगी, क्योंकि योगी की आंधी है, पूर्वांचल को साधा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने के लिए निकले हैं। लेकिन क्या इतना आसान होगा? कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। साक्षी दिवाकर से बातचीत हो रही थी, बीजेपी की प्रवक्ता। अब आस्था तिवारी के पास चलते हैं। आस्था, बड़ा मूल सवाल, दरअसल कांग्रेस के कोई भी प्रवक्ता आजकल जब बैठते हैं तो बड़ा मूल सवाल पूछने की इच्छा होती है, लेकिन वो इच्छा खत्म हो गई, क्योंकि प्रियंका गांधी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जब एक्टिव नहीं थी तो एक ही सवाल होता था कि रायबरेली के बाद अब कहाँ? अमेठी भी आपके हाथ से निकल गया, रायबरेली भी बचेगा या नहीं बचेगा? लेकिन इस बार उम्मीद जगी है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि प्रियंका गांधी एक्टिव है। लेकिन क्या वाकई में जिस तरीके से एक्टिव आप लोग हैं, मुद्दों के आधार पर उन मुद्दों को सुनने के लिए जनता तैयार है? क्योंकि योगी की तरफ से तो बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, जैसा कि साक्षी ने भी कहा कि एक के बाद एक कई ऐलान, साथ ही साथ जमीनी लेवल पर काम भी हो रहा है। तो प्रियंका गांधी कहाँ ठहरती हैं? ये सवाल बड़ा मूल सवाल है, बताइए आस्था जी। देखिए गौरी शंकर जी, बेशक ये बात आपकी सही है कि हम इस समय हमारे पास सिर्फ रायबरेली एक लोकसभा सीट है, मगर हम आने वाले समय में क्या पाने वाले हैं वो एक बड़ा सवाल है। और वो बड़ा सवाल कैसे आप इसको क्लेम कर सकते हैं, वो इस वजह से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से पिछले 4 सालों में और केंद्र में पिछले 7 सालों में फेल साबित हुई है। अभी साक्षी जी बात कर रही थी कि सबका साथ सबका विकास। मैं कहती हूँ कि किसका साथ और किसका विकास। आज एक डेटा के मुताबिक, मैं मतलब जुमले नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह बोलती, मैं डेटा की बात कर रही हूँ कि 42% लोग आज अपनी एलपीजी की सब्सिडी छोड़ चुके, सब्सिडी कह रही हूँ, एलपीजी सिलेंडर को छोड़ करके वापस से चूल्हा पर जलाना शुरू कर दिए हैं। क्यों? बढ़ती हुई महंगाई एक कारण है। जब अच्छा, आप 1000 रुपए का कहाँ से मिला है आंकड़ा आपको? रिपोर्ट है, मैं आपको दिखाती हूँ। दिखाइएगा मुझे भी, भेजिएगा मुझे। जी मैं आपको भेजूंगी। ठीक है, ये जनसत्ता की रिपोर्ट है। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग सिलेंडर के दाम बढ़ने से 42% लोगों ने एलपीजी से खाना बनाना छोड़ दिया है और वापस से चूल्हे पर जलाना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपना चूल्हा जला करके खाना पकाना शुरू कर दिया। ठीक है, बढ़ती हुई महंगाई है जिससे मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने जनता को मजबूर कर दिया है। आप बेरोजगारी की बात कर रही थी, एक भी कोई ऐसी फैक्ट्री जो कि लगाई जानी चाहिए थी, कोई ऐसी इंडस्ट्री जो कि डेवलप की जानी चाहिए थी पिछले सालों में, नहीं की गई। मतलब आप एक मिनट आस्था, क्या आस्था तिवारी को बिल्कुल आस्था नहीं है कि सीएम योगी ने कोई काम किया हो 4.5 साल में? कोई आस्था नहीं है? मतलब नाम के हिसाब से सरकार पर कोई भरोसा नहीं है? बिल्कुल, अगर मुझे अच्छा लगता अगर सरकार काम करती तो मैं ये भरोसा जताने का थोड़ा सा रखती भी, उम्मीद भी रखती, मगर मुझे भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से कोई भी भरोसा नहीं है उन पर। और इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे देश की जनता, मेरे प्रदेश की जनता करा रही है। उनको पिछले 45 साल का रिकॉर्ड बेरोजगारी तोड़ चुकी है। आपको तो ये भी डेटा पता होगा। और जब ये रिकॉर्ड तोड़ चुका है, योगी कहाँ करा रही है आस्था, कहाँ करा रही? देखिए डेटा, आप एक तरफा डेटा की बात करते हो, आंकड़े की बात करते हो। कोरोना प्रबंधन पर पूरे विश्व में तारीफ हुई। मैं आऊंगा थोड़ी देर के बाद डॉक्टर अभिषेक के पास, हो सकता है मेरी बात से सहमत भी ना हो, लेकिन एक पत्रकार की हैसियत से बोल रहा हूं, इसे आप मेरा अपना पक्ष बिल्कुल मत समझिएगा। कोरोना प्रबंधन पर सुनिए, तो कोरोना, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो चीजें फैक्ट्स दिखी वो मैं बता रहा हूँ। कोरोना प्रबंधन पर पूरे विश्व में, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया तक सीएम योगी की तारीफ हुई, कानून व्यवस्था को लेकर तारीफ हुई है ना। इसके अलावा जो कई बड़ी परियोजनाएं थी जो पूरी तरह से आधी अधूरी पड़ी हुई थी, उसे पूरा किया गया। गरीबों का ख्याल रखा जा रहा है, गन्ना किसानों का ख्याल रखा जा रहा है, हेल्थ को लेकर के इतना ध्यान दिया गया, तो काम तो हुआ है। चलिए, काम तो हुआ, ऐसा लोग कहते हैं। जनता से पूछिए तो क्या कहते हैं, काम हुआ है। मुझे एक सवाल पूछना है आप बात नहीं, एक मिनट साक्षी, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा एक ग्राउंड सबको जरूरी है ना, नहीं तो फिर ये हो जाता है कि हमें आप क्यों बुलाए थे। डॉक्टर अभिषेक राय,
राय साहब एक मिनट कांग्रेस की प्रवक्ता आस्था तिवारी जी, एक मिनट राय साहब के पास चलते हैं, आते हैं आपके पास। देखिए पूरा उत्तर प्रदेश आपके पास है, अभी तो रायबरेली है, कितना बोलना है ना, कितना भाषण देना पड़ेगा आपको, एनर्जी थोड़ा बचाइए। अभिषेक राय जी देखिए बड़ा अनुभवी ये सब आदमी है ना, सरकार में भी रहे हैं तो पूरा अनुभव है, जो ही बोलेंगे बड़ा सटीक बोलेंगे। राय साहब एक बात बताएं, समाजवादी पार्टी जब भी उनके नेता से पूछो कि क्या हाल है इस बार, क्या होगा, मतलब योगी जी के सामने टिकेंगे या फिर कुछ करने का प्लान है, कुछ रणनीति है, तो आप लोग सीधे एक ही लाइन बोलते हो कि 403 में 400 सीट हम लोग जीत रहे हैं। लेकिन सर कभी किसी ने मुझे बताया नहीं कि कैसे जीतेंगे सर। राय साहब पहले एक जवाब देना चाहता हूं। अभी कोरोना काल की बात हो रही थी, सारी बातें हो रही थी। कोरोना काल की बात अगर हम कर लें तो कोरोना काल में जब सेकेंड वेव आई थी 9 अप्रैल को लॉकडाउन लगा और उत्तर प्रदेश में लाशें गिर रही थी और गंगा में लाशें बह रही थी, तब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रचारजीवी बन के बंगाल में घूम रहे थे, फोटो खींच रहे थे वहां के पुलों का, जो विकास का मॉडल दिखाने के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी दीदी और दीदी खेल रहे थे। वहां जवाब मिल गया, उत्तर प्रदेश में भी मिलेगा। दूसरी बात, आप कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपर तारीफ करते हैं, तो उसी ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपर ने प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत गलत लिखा था, जिसका हम सब लोगों ने विरोध किया था। हमें अखबार की बात नहीं कर रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया के बड़े नेता ने तारीफ की। लेट मी कंप्लीट। या देखें, मेरे को आप बोलने दे, मैं अब आंकड़ों की बात करने आ रहा हूं आपके पास। आज मैं 2014 में बहुत हुई भाजपा का नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। क्या आज 2014 में जो महंगाई डाउन थी, आज 2021 में बुआ बन के बैठी हुई है? उसकी बात नहीं करेंगे सर। नारों का क्या होता है? नारे तो आप लोग भी दिए थे ना कि काम बोलता है। जवाब जनता मांग रही है ना। उत्तर प्रदेश के 2 लड़कों को बड़ा पसंद किया जाता है, तो सब नारे फेल हो गए ना। रखता हूँ मैं, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपसे नहीं, भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहा हूँ। आप तो एंकर हो, आप तो मेरी भी बात सुनोगे, भारतीय जनता पार्टी की भी बात सुनोगे। आप बोल रहे गंगा में लाशें बह रही थी, मैं उत्तर प्रदेश की पूरी इंडिया की बात करती हूँ। आपको मुझे बस इतना जवाब दे दीजिए, अगर मौतें हुई कोरोना काल में हर जगह हुई, नॉर्मल कोविड की वजह से भी हुई, बिना कोविड की वजह से भी हुई, तो सिर्फ गंगा में ही लाशें क्यों आपको नजर आई? बाकी जगह भी बहुत सारी नदियां। साक्षी एक मिनट, राय साहब को अपनी बात रखनी थी। राय साहब बोलिए, अपनी बात रखिए। मैं आपसे ये सवाल, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सवाल पूछना चाहता हूँ। महंगाई तो ये लोग क्यों नहीं बात करते? 265 रुपए सरसों का तेल हो गया, आप कहाँ है महंगाई? आज गरीबों की थाली से रोटी गायब हो गई। आपने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी और आपके जन आशीर्वाद में क्या आशीर्वाद मिला है? आपके विधायकों को पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबने देखा है, गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा है। प्रतापगढ़ के सांसद के साथ क्या हुआ, सारी मीडिया चैनलों ने देखा है। तो जनता इस समय बहुत परेशान है। और साहब अभी भी समझ जाओ, 4.5 साल चीन निद्रा में थे ये। आज शिलान्यास और जुमलों की बाढ़ लगा रखी है। 4.5 साल सो रहे थे, क्यों नहीं 4.5 साल पहले शिलान्यास कर दिया? एक ही रख के बताए। और 5 काम गिनता हूँ, इनसे पूछता हूँ, चाहे 5 पावर प्रोजेक्ट बता दे। बिजली सबसे महंगी आज उत्तर प्रदेश में, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मुख्यमंत्री से कहते हैं। चलिए ठीक है सर। राय साहब मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ, थोड़ी देर के बाद ब्रेक का वक्त हो गया। देखिए ब्रेक लेना पड़ रहा है, मजबूरी भी रहती है हम लोग की, ब्रेक लेना ही पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक, आते हैं तुरंत, बने रहिए। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। बात हो रही है कि क्या अगले साल जो चुनाव होना है योगी की आंधी चलेगी। विपक्ष पूरी तरह से इस बात को नकार रहा है। बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हाँ, इस बार 350 का जो लक्ष्य हम लोगों ने बनाया है उसे भेद कर ही रहेंगे, और अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से बीजेपी काम कर रही है। सबकी अपनी अपनी रणनीति है। वैसे बीजेपी की अपनी एक कोर स्ट्रैटेजी होती है, रणनीति होती है, उसी के हिसाब से बीजेपी काम करती है। सभी मेहमानों से बातचीत होगी। आम आदमी पार्टी के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके पास चलेंगे। सर्वजीत सिंह मक्कड़ जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आम आदमी सुन रहे हैं सर, आपकी थोड़ी संपर्क की दिक्कत आ रही थी, आवाज आ रही है सर? आ रही है अब? जी आ रही है, आवाज आ रही है। सर एक बात बताएं, आम आदमी पार्टी आजकल देखिए डेली डिबेट चल रहा है, तो आम आदमी पार्टी के नेता भी आते हैं। हम लोग इसलिए बुलाते हैं आम आदमी पार्टी को कि आम आदमी पार्टी इस तरह के दावे कर रही है कि सारे विकल्प या सारी चुनौतियां जहां पर सभी तमाम पार्टियां पूरी तरह से फेल साबित हुई हैं, आम आदमी पार्टी एक बड़ा विकल्प बनकर के आ रही है। जीतने का दावा कर रहे हैं सर आप लोग। पूरे उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर आप लोगों का क्या रोड मैप है, जरा बताइए तो।
पहले तो गौरीशंकर जी आपको नमस्कार। जी जी सर, नमस्ते। नमस्ते आपको। और आपके माध्यम से मैं पूरे देश को आज नोटबंदी दिवस की बधाई देना चाहता हूं। आज ही के दिन इस देश की अर्थव्यवस्था की ऐसी मेरे माध्यम से सर क्यों देना चाहते हैं? आप दे दीजिए ना, मेरा नाम क्यों? भाई आपके चैनल पे बैठा हूं। हाँ ठीक है, इसलिए बधाई दे रहा हूं। हाँ ठीक है, ओके ठीक है, जी। बोलिए सर। ये जो कायराना में आज हमारे माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हाँ हाँ कि हम छाती में गोली मार के खत्म कर देंगे, इसी तरीके से अर्थव्यवस्था को गोली मार के खत्म किया गया। हाँ। मैं जानना चाहता हूं इनसे कि हम जब बात करते हैं मुद्दों की, ये हिंदू मुस्लिम पे क्यों उतर आते हैं? हम कहते हैं यहाँ बिजली महंगी क्यों है, ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम। हम कहते हैं बेरोजगारी क्यों है, ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम। तो आजकल आप लोग हम कहते हैं यहाँ पीने का पानी क्यों नहीं आता, कहते हैं हिंदू मुस्लिम। अरे आपने अगर 4.5 साल में कोई काम किया हो तो बताइए ना। आपने अभी मेडिकल कॉलेज का आपने कहा कि हमने शिलान्यास किया है 4.5 साल बाद। अब तक क्या कर रहे थे आप? और अब क्या चाहते हैं जनता आपको कहे कि 4.5 साल आपने कुछ नहीं काम किया, अब आखिरी 6 महीने हम आपको शिलान्यास करके दिखा रहे हैं। अच्छा एक बात बताएं ताकि हम आपको आगे बताएं। ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा एक बात बताएं, मैं एक बात पूछना चाह रहा था कि जैसे समाजवादी पार्टी का चेहरा अखिलेश यादव, बीजेपी का चेहरा योगी आदित्यनाथ है ना, बसपा का चेहरा है ही मायावती है ही, कांग्रेस की चेहरा इस बार प्रियंका गांधी हैं, आम आदमी पार्टी का चेहरा कौन है उत्तर प्रदेश में? सर जरा बताइए। बिना चेहरे का 403 सीटों का दावा कैसे ठोक रहे हैं आप लोग? हमारे माननीय प्रभारी सांसद जी श्री संजय सिंह जी हाँ चेहरे के रूप में है आपके सामने। मतलब 403 सीटों में हम लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, आप बताएं, जब हमने कहा कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे, गौरीशंकर जी कष्ट क्या था? क्यों पूछने लगे कि कैसे करेंगे? हमने दिल्ली में करके दिखाया है, आपने क्या करके दिखाया है? तो दिल्ली मॉडल चल जाएगा उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल दिल्ली मॉडल ला के देंगे हम। और बाकी जो हमने जब दिल्ली में दिया था, जब हमने कहा हम 200 यूनिट देंगे बिजली फ्री, 400 यूनिट हम हाफ रेट पे देंगे। साक्षी दिवाकर आप लोग जो ऐलान किए बिजली को लेकर, दिखाया कि नहीं दिखाया? तो उसमें मक्कर साहब वाला फॉर्मूला कैसे फेल हो रहा है? बिल 0 दे रहे हैं। साक्षी बताएं। योगी जी नहीं भी बोलते वो भी सुनाई दे जाता है। आप मुझे ये बताइए, सबने आज उनकी स्पीच सुनी होगी, कहीं पे भी उन्होंने ये बोला कि आप पहले मुझे बोल लेने दीजिए, पहला राउंड हो जाए फिर बहस करेंगे। पहले मुझे बोल लेने दीजिए फिर बहस करेंगे। आप बताइए, अगर ये गोली मारने की बात कर रहे हैं तो लखीमपुर में जो किया गया वहां गोली क्यों नहीं मारी गई? धर्म का नाम लिया उन्होंने, किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं। लिया। आप गौरीशंकर जी अगर बीच में बोलना, मुझे बोलने की व्यवस्था नहीं है तो मैं बंद कर देता हूँ। पहले मुझे बोल लेने दीजिए, फिर ये डिबेट करें। से ऊपर उठ चुकी है। मैं पहले अपनी बात रख लूं। 4 साल में योगी जी की आपकी बात पूरी हो गई है मक्कर साहब? बिना किसी भेदभाव के। नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मुझे बात करने दीजिए। चाहे वो मुस्लिम भाई हो, मैं आधे घंटे से बैठा, मुझे बात पूरी करने दीजिए। साक्षी एक मिनट रुकिए। आप इनसे पूछिए कि आगरा में जो दलित मारा गया, कम शब्दों में जल्दी बताइए, चूंकि समय कम रहता है। कातिल थे, उनकी छाती में गोली क्यों नहीं मारी गई? आप इनसे पूछिए हाथरस में जो एक बच्ची के किया गया, वहां पे क्यों नहीं गोली मारी गई? सलाखों के पीछे कितना लखीमपुर के हथियारों की छाती में गोली क्यों नहीं मारी गई? पता चल जाएगा। आप ये गोली मारने के बाद एक धर्म विशेष के लिए ही करते हैं। अच्छा ठीक है, मतलब जब भी हम बात करते हैं एक मिनट मक्कर साहब विकास का मुद्दा चाहते हैं, मक्कर साहब रुकिए थोड़ा, साक्षी आप भी रुकेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं मुस्लिम नहीं चाहिए, कानून व्यवस्था पर विकास चाहिए। अब एक मिनट हम चाहते हैं चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मतलब ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था पर सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले, सबको अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था की जाए, तो फिर मौका सबको पानी पीने का उपलब्ध हो, नहीं आएगा तो इसमें क्या कर दिया? क्यों नहीं कहते? मतलब आप ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था पर सरकार के जो दावे हैं पूरी तरह से खोखले दावे, लेकिन क्या वाकई में खोखले हैं? बताइए ना। वाकई में खोखले हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आगरा में क्या हुआ? आगरा में एक वाल्मीकि समाज के बंदे को मार डाला गया। रुके सर, पूरी पुलिस कस्टडी में क्या किया गया? क्या गोली एक मिनट साक्षी रुकेंगे आप। मैं भट्ट साहब, वीरेंद्र नाथ भट्ट के पास चलता हूं। भट्ट साहब, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, क्या उसे नहीं माना जाए? कानून व्यवस्था पर पिछले 4.5 साल के दरमियान जो उसकी रिपोर्ट है वो तो बहुत बेहतर बताती है। कुछ घटनाएं घटी हैं, इस बात को तो मानना ही पड़ेगा। लखीमपुर खीरी की घटना हो, रेप के कई केसेस हो गए, मनीष हत्याकांड हो गए, ये सब मुद्दे तो हैं, मैं भी मानता हूं इस बात को। लेकिन जिस तरीके से जनरलाइज किया जा रहा है कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश में कि योगी सरकार ने कुछ किया ही नहीं,
माफियाओं का सफाई नहीं किया, गुंडागर्दी कम नहीं की। कितना सही लगता है भट्ट साहब, जरा बताइए। एनसीआर की रिपोर्ट तो कुछ और कहती है। अपोजिशन का के लोग अपनी बात कहेंगे, उनको अपनी बात कहने का अधिकार है। सरकार की आलोचना करना कहेंगे, लेकिन जो बात तथ्यात्मक वो है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार का आने वाले विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा डोमिनेंट जो इलेक्टोरल प्लैंक है, जो चुनावी मुद्दा है, वो है लॉ एंड ऑर्डर। और यूपी के इतिहास में कभी भी आज तक ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ इतना सशक्त अभियान कभी नहीं चला, जब हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की गई हो, जब्त की गई हो और लोग जेल गए हो। सबसे बड़ा उदाहरण है मेरठ का जो कार चोरों का बाजार है सोतीगंज में, हाजी नईम गल्ला समेत कई दर्जन लोग इस समय जेल में हैं। और वेस्टर्न यूपी और एनसीआर रीजन में गाड़ी चोरी होना बंद हो गया है। तो ये आम जनता इसका फर्क महसूस कर रही है, और ये तो कभी कोई सरकार दावा नहीं कर सकती, न ही वर्तमान योगी सरकार ने किया है कि 100% लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में आ गया। यूपी 24-25 करोड़ की आबादी का प्रदेश है। आसान नहीं, यहाँ पे आसान नहीं, बहुत कुछ किया जाना बाकी है। एक बात और पूछना चाहेंगे भट्ट साहब आपसे, एक बात और। वेस्टर्न यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा जो रहेगा अगले चुनाव में, वो लॉ एंड ऑर्डर ही रहेगा। अच्छा भट्ट साहब, एक बात मैं और पूछना चाह रहा हूँ, क्या वाकई में जैसे हम लोग कह रहे हैं लगातार, हम लोग पत्रकार हैं तो कई तरह की चीजों पर ध्यान जाता है भट्ट साहब, जहां तक मुझसे अगर आप सहमत होंगे तो, क्या पूर्वांचल को वाकई में बार बार हम लोग कह रहे हैं कि साध लिया गया, विपक्ष भी दावा कर रहा है साध लिया गया, इस साध लिया गया तो कैसे साध लिया गया, कौन साधा? और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में योगी आए हैं तो क्या साधेंगे वो? इलेक्शन के पहले राजनीतिक लामबंदी का प्रयास और अभियान हर दल चलाता है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का प्रयास हर दल करता है। समाजवादी पार्टी ने कल अयोध्या के निकट के जिले अंबेडकर नगर में बड़ी रैली की है, उसमें बहुत लोग जुटे हैं और जाहिर है समाजवादी पार्टी इससे बहुत उत्साहित है। लेकिन समाजवादी पार्टी में तो 45 जिले हैं, तो इसलिए ये कह देना कि अभी हमने साथ लिया है, अभी तो जो है इलेक्शन कैंपेन का बुली ऑफ भी नहीं हुआ, अभी तो कैंपेन की शुरुआत भी नहीं हुई है, तो इसलिए ये कह दे ये बहुत ही प्रीमेच्योर है। एक बात स्वागत है, योगी की आंधी है या नहीं है? बीजेपी वाले तो कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है नहीं है, पत्रकार बीच बीच में सोच रहा है कि पता नहीं आंधी है या नहीं भी है। जब चुनाव आएंगे, अच्छे से कैंपेनिंग देखेंगे तब कुछ कह सकते हैं। पत्रकारों का तो खैर यही बहुत बड़ा हथियार भी होता है, फिर भी समझने की कोशिश करते हैं कि वाकई में चल क्या रहा है। चलिए इस वक्त डॉक्टर अभिषेक राय के पास चलते हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। राय साहब, एक बात बताएं, आप मुद्दे देखिए, मुद्दे चुनौतियां सब कुछ बदल चुकी हैं। ठीक है, आप लोग सरकार में रहे हैं, तमाम तरह की योजना परियोजना जिसका लोकार्पण शिलान्यास पर आप अभी इस वक्त दावे कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है, सच्चाई से बोलिए ना, थोड़ा सा बहुत दिल से बात कीजिए, क्या 4.5 साल में अगर अपनी सरकार के साथ कंपेयर करते हैं तो कहीं भी कुछ अच्छा नहीं दिख रहा आपको? गौरी शंकर जी, मैं आपसे पूछता हूँ, हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा काम बोलता था, हमने दिखाया। हमने 22 महीने में एक्सप्रेसवे बना के दिखाया, और ये सरकार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो हमने 2016 में जिसका बजट उन्मुख किया था, वो इसे नहीं कंप्लीट कर पाई। अब पहली बारिश में उसमें दरारें आ गई। जो इंडियन काउंसिल ऑफ रिपोर्ट रोड की रिपोर्ट होती है, उसके हिसाब से, उस मानक के हिसाब से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं बना है। सबको पता है आंकड़े। हम जो बात कहते हैं, हमने जो किया है, हमने दिखाया है। आप बताएं, 2 फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीट हुई उत्तर प्रदेश में, टैक्स बेस का पैसा गया, 5 ऑफिसर्स के नाम बता दीजिए। मैं आपसे पूछता हूं, उत्तर प्रदेश में बिजली का काम अगर अखिलेश सरकार के अलावा पावर प्लांट लगाने का राय साहब पूछता हूं, आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आपने कहा ना दिखता नहीं, साहब महंगाई आपको नहीं दिखती? महंगाई मैं एक्साइज ड्यूटी की बात कर रहा था, 3 रुपए 61 पैसे एक्साइज ड्यूटी थी 2014-15 में, आज 31 रुपए 27 पैसे थी, उसको 5 रुपए कम कर दिया। तो साहब आप क्या जनता को बताना चाहते हो? जब आप बैंक क्यों नहीं ले आते जीएसटी के दायरे में पेट्रोल को और डीजल को? आप जनता को क्यों डायरेक्ट राहत नहीं देना चाहते हो? सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में क्यों है? हम ये सवाल पूछते हैं, विपक्ष में। सुनिए राय साहब, जीएसटी पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने के लिए कोई भी सरकार तैयार है क्या?
कांग्रेस तैयार थी। नहीं वही तो हम कांग्रेस तो के टाइम जनता में की मांग जीएसटी कर रहे हैं थी ना, नहीं। हम उत्तर प्रदेश में हैं। हम जब आएंगे सरकार में आप देखिएगा हम अपना कितना टैक्स कम करके जनता को राहत देने की बात करते हैं। हम 265 का सरसों का तेल नहीं बिकने देंगे। इस बार क्या नारा है आपका? इस बार नारा सर, चलिए हटाइए सबराई साहब, नारा बताइए, नारा क्या गढ़ रहे हैं इस बार? शंकर जी अगर आपको काम दिख रहा है ना, मैं आपसे पूछता हूँ 5 काम ऐसे गिना दीजिए जिसका शिलान्यास किया हो माननीय योगी जी ने और उसका उद्घाटन किया हो। अभी 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन किया, आप मुझे बता दें 30 से 40% काम मैं क्यों बताऊंगा सर, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं क्या? नहीं हूं ना, साक्षी जी बताएंगे आपको, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं। सरकार क्या काम कर रही है? मुझसे सवाल पूछा, मैं इसलिए आपको फोकस करके जवाब दे रहा था। सवाल ना पूछें सर, आपसे ही बता दीजिए। फिर पत्रकार शब्द को ही खत्म कर दीजिए। अब समाजवादी पार्टी को पत्रकारों के सवालों से दिक्कत होने लगी तो पत्रकार को ही खत्म कर दीजिए। फिर ना पत्रकार रहेगा ना सवाल कोई पूछेगा आपसे, है ना। काम बोलता है, जब सवाल पूछा गया तो बड़ी दिक्कत होने लगी आप लोगों को कि काम बोलता है है ना। यूपी के दो लड़के दोनों लड़के अलग अलग, काम भी खत्म हो गया। और जब पत्रकार सवाल पूछ रहा है तो पत्रकारों से ही सवाल पूछ रहे हो आप, तो दिक्कत तो है ना सर। समाजवादी पार्टी, हाँ आपने मुझसे बोला काम नहीं दिखता, मैं उस पर जवाब दे रहा था। हाँ। मैंने आपसे इसलिए सवाल पूछा, इसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, क्या इस बार क्या नारा आप लोग गढ़ रहे हैं? काम बोलता तो फेल हो गया, अब कोई लड़का वड़का भी आप लोग का साथ देने वाला नहीं है, मुद्दे उठा रहे हैं, है ना। चाचा सुई पट नहीं रहा है, RLD वाले को लिए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ होगा कमाल। बताइए थोड़ा समीकरण तो बताइए सर, हम लोग को भी थोड़ा समझ में आए। आप समीकरण समझना चाहे समझे, आप देख लें हर तरफ इनके खिलाफ, इतनी इनकी अराजक सरकार के खिलाफ इतना विद्रोह है, जनता का जन सैलाब उमड़ रहा है हमारी रैलियों में। आप देखें जनता का जो प्यार मिल रहा है हमें। साक्षी दिवाकर विद्रोह, एक मिनट साक्षी, सवाल थोड़ा पहले सुनिए। ये जो आरोप लगाए जाते हैं अराजक सरकार है ना, इतने विद्रोह हैं, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, किसान आंदोलन, ये तमाम तरह की चीजों पे आप घिरते नजर आ रहे हैं। विपक्ष इन मुद्दों को छोड़ना चाहेगा भी नहीं, है ना। ठीक है, बाकी चीजों पर आप अच्छे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कैसे समझाएं? माना जाता था, यहाँ पे कोई बिजनेस करने नहीं आना चाहता था, यहाँ जो विकास कार्य होते थे वो सीमित होते थे, रोजगार जो दिए जाते थे पहले ही लिस्ट बन के तैयार हो जाती थी, नोटिफिकेशन बाद में निकलता था। ये जो बार बार हाईवे का बोलते थे, इन्हें सिर्फ एक ही जगह पे हाईवे बनाना था। हम पूरी प्रदेश की जनता को लेकर चल रहे हैं, हम हर क्षेत्र को लेकर चल रहे हैं, तो हमें सिर्फ गाँव को शहर से भी जोड़ना है, शहर को महानगर से भी जोड़ना है। हमारा सीमित राजनीति नहीं है, हमें हर व्यक्ति के लिए कार्य करना है। तो अगर एक ही हाईवे बनाना होता हम भी तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, जो सीमित राजनीति आपने की थी उसी के कारण आज आप सीमित रह गए हैं। साक्षी मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद, समय थोड़ा कम रह गया, अभी दो लोगों से और बात करें। मक्कर साहब बहुत कम शब्दों में बताइए, आप बार बार कह रहे थे ना कि कुछ भी पूछो बीजेपी वाले से हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। आजकल सर आप लोग भी एक अलग तरह का झुकाव देखा जा रहा है, रामलला का दर्शन कर रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहा है, तीर्थ यात्रा पर लोगों को लेकर जाया जा रहा है। ये क्या है सर? ये उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसके मद्देनजर ये सब चुनावी रणनीति है क्या आम आदमी पार्टी की? जरा बताइए ना। बिल्कुल गलत है। हाँ। क्या हिंदुत्व पे, हिंदू धर्म पे बीजेपी का राज है? इनका ठेका ले रखा है इन लोगों ने। तो पहले तो गाली अगर मैं सिख हूं, मैं गुरुद्वारे जाने की क्षमता रखता हूं, जाना चाहिए मुझे। अगर कोई हिंदू है तो उसको रामलला के दर्शन करने का अधिकार है। ऑब्जेक्शन करने वाले इनको आग क्यों लग जाती है? बात कीजिए तो पहले अगर कोई रामलला जी के दर्शन करने जा रहा है तो आग क्यों लगती है? नहीं तो पहले क्या समस्या है? पहले क्या दिक्कत थी आप लोग? परेशानी इसलिए होती है कि हमने कभी नहीं कहा, हम कभी नहीं कहते कि हम हिंदू, किसी ने नहीं कहा। हम कह रहे हैं राम मंदिर बनाइए, राम मंदिर भव्य बनाइए, लेकिन चंदा चोरी ना करिए। हम कहते हैं राम मंदिर जल्द से जल्द बनाइए, ये चंदा चोरी करते हैं, ये राम मंदिर को लटका के रखना चाहते हैं अगले चुनाव के लिए। हम कहते हैं राम मंदिर जल्दी बनाइए, क्या गलती है? हम चाहते हैं रामलला के दर्शन करें, हम भी भक्त हैं, मैं भी भक्त हूँ रामलला का, क्यों नहीं दर्शन कर सकते? क्या इनका राज है उस पे? ये बताएंगे मुझे क्या करना है? नहीं बताइए। नहीं, एक दिक्कत ये थी ना कि पहले आप लोग इस मैटर पे बड़ा अजीब तरह का रिएक्शन देते थे, इस बार बड़ा एक्टिव। जी कभी रिएक्शन नहीं, गलत कहते हैं। हम कहते थे जो हो कानून की जद में हो। अब सुनिए तो सर, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, हम कानून का बिल्कुल पालन करने वाले लोग, यहाँ पर फ्री ये पालन नहीं करते।
और पहले जो राम को गालियां देते थे राम के शरण में आए, मेरा वर्जन नहीं है, सीएम योगी की तरफ से कहा ये हमने कभी नहीं, ये हमारी तरफ, ये कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं साहब, कहने को तो जो कहना कहते रहिए। तो वैसे तो अभी बहुत कुछ कह रहे हैं, मैं भी ना मानूं आपकी बात को। इन लोगों ने पेटेंट किया हुआ है। मैं आस्था तिवारी, कोई भी जाने की कोशिश करता है, कोई कहता है हम रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे, तो क्या ये मना करेंगे? आस्था तिवारी, एक सवाल मुझे जानना है। बड़ा जनेऊधारी ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण खूब हो रहा था पिछले 2, 4, 5, 10 सालों में, जब तक राहुल गांधी एक्टिव रहे। इस बार वो मुद्दा खत्म है। ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश तो आप लोग किए, लेकिन दाल गली नहीं, क्योंकि बीएसपी भी लगी हुई थी, बीजेपी भी लगी हुई है, समाजवादी पार्टी भी लगी हुई है। थोड़ा सा अलग आप लोग हटे हैं कि आप थोड़ा सा मुद्दे पर आधारित राजनीति की जाए। प्रियंका गांधी आप जो कर रही हैं इस वक्त, ऐसा लगता है कि कुछ समय के लिए तो बड़ा एक्टिव रहती हैं, सोशल मीडिया से लेकर के फील्ड में भी जाती हैं, छोटे बच्चे को गोद में उठाती हैं, दलित के घर में जाती हैं, झाड़ू लगाते नजर आती हैं। बहुत दिनों से बड़ा खामोशी छाई हुई है कांग्रेस के अंदर। कुछ अलग बात है क्या? कुछ सोच रही हैं अलग तरीके से कि कुछ तो बचा नहीं, क्या किया जाए? कैसी खामोशी छाई हुई है गौरी शंकर जी, मैं आपकी इस बात को नहीं समझ पाई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी पिछले कई सालों में, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, तब से अगर किसी ने जनता की आवाज को उठाने का ट्विटर पर खामोशी नहीं है, वैसे तो नहीं दिख रही है। प्रियंका गांधी है कहाँ आजकल? खामोशी नहीं है। प्रियंका गांधी कहाँ है आजकल? याद हो तो हाल ही में प्रियंका, राहुल गांधी कहाँ है तिवारी जी? उस किसान के परिवार से मिलने, जिस किसान ने दम तोड़ दिया था खाद के लिए लाइन में लगे हुए। ये उत्तर प्रदेश का ही एक मुद्दा है, मगर इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो योगी जी ने समाधान तो निकाल ही दिया ना। खाद पे देखिए सब्सिडी भी बड़ा ठीक ठाक कर दिया था। मैं बहुत देर से वेट कर रही थी अपनी बारी का, और मुझे लगता है कि आप मुझे थोड़ा सा बोलने का अवसर देंगे। बोलिए। आप उस समय विदेश में तारीफ की बात कर रहे थे। मैं कह रही थी बस इतनी सी बात कि विदेश में तारीफ आपने देखी, मगर क्या आपने इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार नहीं देखी जो योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई कि ऑक्सीजन ना दे पाना एक नरसंहार के बराबर है? कि अगर आपने जब शपथ पत्र दे करके योगी सरकार ने कबूला कि हमने टेस्टिंग कम अब कहाँ कोरोना के पीछे पड़े हुए हैं आस्था जी? कोरोना खत्म हुआ, अब तो बहुत कम केसेस रह गए। योगी जी ने कोरोना को नेस्तनाबूद कर दिया। और दूसरी चीज कि अगर कोरोना पिछले 4 साल में योगी सरकार का काम काउंट किया जाएगा तो उसमें कोरोना प्रबंधन को भी काउंट किया जाएगा। चलिए ठीक है, मुझे क्या लेना देना है भाई साहब? नहीं मानेंगे, चलिए कोई बात नहीं, मुझे क्या लेना देना। मैं मानूंगा ना आस्था जी, मैं मानूंगा, क्यों नहीं मानूंगा? मैं मानूंगा ना, क्यों नहीं मानूंगा? लेकिन तार्किक होनी चाहिए बातें। ठीक है, मक्कड़ साहब जो बातें कह रहे हैं अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन इतना कॉन्ट्रडिक्शन है ना कि 10 महीने पहले कुछ और बोलते थे, अभी कुछ और बोल रहे हैं। अभी पहले कुछ और बोलते थे, अभी कुछ और बोल रही है। साक्षी दिवाकर जो कह रही हैं, ठीक है, फैक्ट्स के आधार पे कितना है तो देखना पड़ेगा, जनता साथ में है नहीं। राय साहब के अपने अनुभव हैं कि 5 साल में हमने जो किया वही तो योगी जी काट रहे हैं। अगर ऐसा होता तो फिर काम बोलता पर ही जनता वोट करती, आपकी ही सरकार बनती। चलिए, सभी लोग यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।